2026 226 आ चुका है और ऐसे कौन से टूल्स हैं, डेवलपर टूल्स, जो आप अब बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। पिछले 2 साल में ये हुआ है कि एआई बहुत सारा कोड जनरेट कर रहा है। एआई हार्नेस, क्लाउड कोड वगैरह जो हैं, ये काफी सारा, इतना सारा कोड जनरेट कर रहे हैं और एकदम से 2 चीजें हुई हैं। अब लोगों को समझ में आ गया कि कोड लिखना जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें चाहिए सोचने की प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग की प्रोडक्टिविटी और ऐसी प्रोडक्टिविटी जिससे एआई जो कोड लिखे वो बेहतर से बेहतर लिख पाए। गेम यहां ये है कि 2 तरह की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। कोड जेन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एआई, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और दूसरी डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कि डेवलपर का काम आर्किटेक्ट जैसा हो गया है। आर्किटेक्ट की तरह उसे सोचना है क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सिस्टम बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये दोनों प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में बैठते जा रहे हैं। अब ये टूल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं, या इस तरह के लाइब्रेरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो नया कोड लिखा जा रहा है जिसके ऊपर एआई वापस से ट्रेन हो रहा है, उसमें इस तरह के टूल्स की भरमार हो गई है। तो जो कोड एआई ने देखा है, देखो एलएलएम क्या होता है, एलएलएम या जो एआई जिसको हम कह रहे हैं आज के टर्म पे, वो क्या होता है, उसने जो देखा है वही उगलता है। उसकी अपनी कोई विचारधारा, अपनी कोई सोच तो है नहीं, तो उसने जो देखा है वही उगलेगा बेहतर। तो बेहतर क्या उगलेगा वो भी हमें समझना जरूरी है। तो आज हम ये बात करते हैं कि अलग अलग चीजों में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेवलपर प्रोडक्टिविटी में, कोड जेन में, इवन क्लाउड में, ऐसे क्या टूल्स हैं जो बैठ गए हैं। और 2026 में अगर आप बना रहे हो अपना एक लिस्ट ऑफ टूल्स जो आपको इस साल जरूर से ट्राई करने चाहिए, तो ये टूल्स इस लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। और मजेदार बात यह है कि ये चीजों की किताबें भी नहीं आई हैं मार्केट में आज के टाइम पे, और फिर भी वो सब यहां पे कवर होगा। बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होंगे, और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो फ्रेशर्स को भी सीखने होंगे। वो भी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा आपको कि कौन सा फ्रेशर, कौन सा वर्किंग प्रोफेशनल है। तो एकदम ध्यान से सुनना होगा इस वीडियो को, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम अलग अलग चीजों में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, यूआई डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और उसके अंदर जो फर्स्ट टूल मैं कहूंगा आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए वो है शैडसीएन प्लस टेलविंड। जितना नया वेबसाइट लिखा जा रहा है आज के टाइम पर, अगर आप जेमिनाई में जाके जेमिनाई से कोई भी कोड लिखवाते हो, वो टेलविंड में कोड लिखता है। V0 से जो कोड लिखवाओगे वो शैडसीएन में लिखेगा। शैडसीएन ने क्या करा है कि देखो भैया, जो यूआई प्रिमिटिव्स हैं, बटन, ड्रॉप डाउन, फिल्टर, ये सब हमने अच्छे बना दिए, सुंदर बना दिए, और उसको आप एज अ कोड कॉपी कर सकते हो। कुछ आपको जरूरी नहीं है कि नहीं हम तो लाइब्रेरी में जाएंगे उसको ओवरराइट करेंगे, ना ना ना, वो सब नहीं। कमांड के करिए, सर्च करिए, कॉपी करिए, कॉपी होते ही वो कोड आपके कोड में आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके कोड बेस में वो कोड आ जाता है तो एआई जो है उसको जैसा आप चाहे एडिट करवा सकते हैं, आप जैसा चाहे एडिट कर सकते हो। तो शैडसीएन प्लस टेलविंड इज द डी फैक्टो नाउ, बिल्कुल से ट्राई कर लो। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, करना ही चाहिए, वो है टैन स्टैक क्वेरी एंड टैन स्टैक राउटर। एक टाइम था जब रिएक्ट राउटर बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी एआई टैन स्टैक क्वेरी और राउटर इतना नहीं लिखता है जितना रिएक्ट राउटर लिखता है। लेकिन आप देखना 2026-2027 खत्म होते होते द नेक्स्ट 24 मंथ्स ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्यों बड़ी चीज हो जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा कोड जनरेट कर पाते हो, लिख पाते हो, वैसे वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन जो है अपने कोड से, जो यूजर की एक्सपेक्टेशन है आपके कोड से, वो बढ़ जाती है। तो उनको चाहिए बहुत छोटी छोटी चीजें कि जब मैं कुछ चीज पे क्लिक करूं तो वो चीज पहले यूआई में अपडेट हो जाए, फिर जाके सर्वर पे अपडेट हो, ठीक है। ये चीज हो कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो पहले ही नीचे से नीचे वाले जो डेटा है वो फेच हो जाए। ऐसी जो चीजें होती हैं, इन चीजों के लिए टैन स्टैक क्वेरी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यूआई को सुंदर बनाना टैन स्टैक क्वेरी को आता है। वो जो प्रॉब्लम्स, जैसे ये प्रॉब्लम्स मैंने बहुत झेले हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जो प्रॉब्लम्स बड़े बड़े टीम के अंदर होती थी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर होती थी, जिनके लिए आपको कस्टम कोड लिखना पड़ता था कि हम फेच कर ले रहे हैं डेटा, प्री फेचिंग कर ले रहे हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स कर ले रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये टैन स्टैक क्वेरी आपको बिल्ट इन दे रहा है कि यार आप तुम टेंशन मत लो, इसको ऐसे लिख दो तो हो जाएगा काम। बहुत अच्छा टूल है। तीसरी चीज जो है वो है फ्रेमर मोशन। फ्रेमर मोशन कोई नया टूल नहीं है, लेकिन फ्रेमर मोशन का एडॉप्शन फोड़ दिया है भाई। मतलब एआई टूल्स ने तो फोड़ ही दिया है। आज के टाइम पे आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, वेब एप्स में आपको इतना देखने नहीं मिलता आज के टाइम पे, बट वेबसाइट पे जाओ तो वो सब कुछ ऐसे ऐसे स्लाइड करके नीचे से निकलता है, स्क्रॉल पे पीछे में कुछ एनिमेशन चलता है। तो वो
जो कूल एनिमेशंस रिएक्ट के साथ आराम से आ पा रहे हैं वो फ्रेमर मोशन के कारण आ रहा है। अगर फ्रेमर मोशन आप सीखोगे तो ये सब मैं वेबसाइट कम बता रहा हूं, वेब एप्स के लिए ज्यादा बता रहा हूं कि वेब एप्स जो आप बनाओगे वो बहुत ज्यादा अच्छा यूआई लगेगा, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जेस्चर सपोर्ट यानी कि जब आपको कुछ ड्रैग ड्रॉप करना है, फोन पे टच करना है, तो वो सब के भी प्री बिल्ट प्रिमिटिव्स हैं, आप उसको बस उठाकर यहां कॉपी कर लो अपने कोड में और ये चीजें काम करने लगती हैं। तो फ्रेमर मोशन तो अभी बहुत बढ़ने वाला है, इस पे तो टाइम लगाना ही चाहिए आपको। अगला और आखिरी यूआई डेवलपमेंट का टूल जो मैं कहूंगा, आपको लगेगा यार भैया ये टूल क्यों ले आए आप, और ये टूल यार बन गया है, इसका गेम अब बन गया है। तो ये टूल है प्लेराइट, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, बहुत प्यारा टूल है। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करा था, बहुत अच्छे विचार थे उनके और अच्छा बनाया भी है। प्लेराइट क्यों जरूरी है इसको एक मिनट के लिए समझो। दो चीजें हुई हैं, एक तो प्लेराइट ने अपना एजेंट, अपना एमसीपी सर्वर बना दिया है, तो आपका जो कोडिंग एजेंट है वो डायरेक्टली इससे बात कर सकता है, डायरेक्टली टेस्ट रन कर सकता है, E2E यानी एंड टू एंड टेस्टिंग इससे रन कर सकता है। ये बहुत ज्यादा पावर दे देता है आपको और आपके कोडिंग एजेंट दोनों को। समझाता हूं मैं कैसे। पहली चीज ये कि अगर कोडिंग एजेंट कुछ कोड करा है तो वो खुद ही प्लेराइट के थ्रू इसको रन करके देख लेगा, स्क्रीनशॉट लेके देख लेगा कि अरे हाँ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं सही दिख रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे जब आप कोड जेन से करवा रहे हो, एआई से करवा रहे हो, तो आज के टाइम पे पीआर रिव्यूज कम हो रहे हैं। आज के टाइम पे आप खुद भी अपना कोड ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि आपका कहता है एआई ने लिखा है, ठीक है स्लॉप है तो क्या आज काम कर गया, हो गया भैया, आगे बढ़ो। विच इज ग्रेट, विच इज अमेजिंग। हो सकता है कि दुनिया उधर ही चले जाए कि हर दिन हम नया सॉफ्टवेयर ही लिखें, हो सकता है। आज के समय में दिक्कत यह है कि जैसे सॉफ्टवेयर जो आपने आज लिखा था, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं जिसको, जो आज आपने लिखा था, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें फीचर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एआई नया कोड लिखने टाइम क्या ब्रेक कर देगा या आप खुद नया कोड लिखने टाइम क्या ब्रेक कर देंगे आपको ही पता नहीं है। तो अगर आपने E2E टेस्ट लगा के रखा है, स्वीट पूरा बना के रखा है, उसको आप CI/CD में रन कर पाते हो, तो आप कॉन्फिडेंटली शिप कर पाते हो एट मैक्सिमम वेलोसिटी कि अगर कुछ ब्रेक होगा तो मेरा टेस्ट उसको पकड़ लेगा। इसीलिए प्लेराइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत मजेदार बदलाव आया है। एक समय था, अभी से बस 2-3 साल पहले की बात है, इनफैक्ट आप मेरा पिछले साल का बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप वीडियो भी उठा के देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि मैं अलग ही भाषा कह रहा हूं। तो एक समय था जब हम कह रहे थे कि देखो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम करने के लिए आपको एक टास्क मैनेजर चाहिए होगा, एक क्यू मैनेजर चाहिए होगा, रेडिस को कभी क्यू की तरह यूज करो और रैबिट MQ और सेलेरी को यूज करो। ऐसे बहुत सारे टूल्स थे और सब कुछ बड़ा उखड़ा पुखड़ा फैला हुआ सा था। अभी क्या हुआ है कि एक टूल आया है टेम्पोरल, और क्या टूल है भाई साहब टेम्पोरल। बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग जो हैं उन्होंने छोड़कर उस कंपनी को टेम्पोरल बनाया है। और एआई के टाइम पे जब बैकएंड में एकदम से अब कोड रन ज्यादा हो गया है, आप बहुत सारा इन्फ्रेंस रन कर रहे हो, बहुत सारे चीजें कर रहे हो जो कि यूजर ने यहां क्लिक किया तो अब मुझे बैकएंड में एआई वेआई रन करके उसको कुछ कुछ करके वापस लेकर आना है, तो अब ऐसे टाइम पे एआई इंजीनियरिंग के टाइम पे तो आपको ये टूल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप अब हाथ से सब प्लम्बिंग करोगे तो फंसोगे, गिरोगे, कहां गिर जाओगे कुछ नहीं पता। इसीलिए अगर एक बैकएंड का टूल नया आपको 2026 में सीखना है, समझना है, तो टेम्पोरल सीखो, क्योंकि टेम्पोरल से आप जो जिस तरह से बैकएंड को सोचते आए हो आज तक वो भी चेंज हो जाता है। देखो बहुत सारे टूल्स की बात हो रही है। आप बताओ कि 2026 में 2026 में कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा टूल आपको नहीं पता था, अभी आपने सुना, इंप्रेसिव लगा और आप उसको ट्राई करने वाले हो। चलो एक रेजोल्यूशन यहां कमेंट में डालते जाना। अगर टेम्पोरल ट्राई कर ही रहे हो तो क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या फायदा है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आप बहुत छोटे छोटे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, हल्के फुल्के बैकएंड वाले प्रोजेक्ट्स, उनको आप तुरंत अप करना चाहते हो। क्लाउडफ्लेयर वर्कर बहुत जेनरस है इस मामले में, खूब सारा फ्री बैकएंड एग्जीक्यूशन टाइम देता है आपको, तो उसको ट्राई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ये आई डोंट थिंक कि अभी ये बहुत बड़ी कंपनीज में यूज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर छोटे स्टार्टअप्स अभी से इसकी यूसेज देखना शुरू कर गए हैं। अगले जो दो टूल्स हैं वो बैकएंड में मतलब धूम मचाले कर चुके हैं। एक है फास्ट एपीआई। देखो फ्लास्क बहुत अच्छा था, मिनिमल था, अपने टाइम पे बढ़िया चला, पर थोड़ा स्लो था, थोड़ा उसके डेवलपर प्रोडक्टिविटी में दिक्कत थी क्योंकि उसके साथ टाइप्स अच्छे से नहीं बैठ रहे थे। जैंगो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन बहुत ज्यादा वर्बोस है, बहुत बड़ा है। अब क्या हो रहा है कि एकदम से बैकएंड, क्योंकि इतना सारा एआई का काम है पीछे बैकएंड में, तो पाइथन की तरफ लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। बट पाइथन में टाइप्स की दिक्कत है, पाइथन में स्लो होने की दिक्कत है, पाइथन में ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन की दिक्कत है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की दिक्कत है। ये सारी दिक्कतों को समझा फास्ट एपीआई ने और अपना ही एक पूरा नया टूल लेकर आए हैं। और आज के टाइम पे आप कोई भी, आई एम चैलेंजिंग यू, कोई भी स्टार्टअप
की अपॉर्चुनिटी देखोगे उसके जेडी में आपको फास्ट एपीआई लिखा मिलेगा। अगला टूल जो बहुत भीषण मचा रहा है वो ये है Zod या Pydantic। ये दोनों एक ही तरह के टूल हैं। क्यों मचा रहे हैं देखो फिर बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पाइथन का बोलबाला है, बैकएंड में Node.js का बोलबाला है। क्यों है? आप बोलोगे भैया क्यों है ऐसा बात, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? बताता हूं क्यों कर रहा हूं। अगर तुम एआई इंजीनियरिंग कर रहे हो आज के टाइम पे, अगर तुम्हारे बैकएंड में एजेंट्स चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो फर्स्ट क्लास सिटीजन इस पूरे बैकएंड एआई इंजीनियरिंग का दो लैंग्वेज है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। दो लैंग्वेज है। तुम किसी का भी एसडीके उठा के देख लो, गूगल का एआई एसडीके उठा के देख लो, क्लॉड का एआई एसडीके उठा के देख लो, LangChain देख लो, LangGraph देख लो, सबसे पहला सपोर्ट जावास्क्रिप्ट और उसके बाद पाइथन का ही आता है। इनफैक्ट हालत यह है कि C# और जावा में, गोलैंग में भी इतना सारा सपोर्ट नहीं आया है, इतने सारे एसडीकेज नहीं आए हैं एआई इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट और पाइथन ही करना है, यही दो ऑप्शंस मेरे पास हैं करने के लिए, और दोनों ही लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर टाइप नहीं है, जिसके अंदर आप एरर को रन टाइम पे पकड़ोगे, कंपाइल टाइम पे नहीं पकड़ोगे, तो आपको ऐसी चीजें चाहिए जो, ये गलती है जो मैंने पहले ही कहा था कि एआई प्रोडक्टिविटी और मेकिंग श्योर कि एआई गंदा घटिया कोड ना लिख दे, इसके लिए आपको टूल्स लगाने पड़ेंगे। तो Zod ये चीज करता है बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में, टाइपस्क्रिप्ट वर्ल्ड में, और Pydantic करता है इसी चीज को पाइथन वर्ल्ड में। दोनों टूल बड़े इंटरेस्टिंग है, एक बार चेकआउट करना। अगला टूल जो एकदम भाई साहब फोड़ ही दिया है वो तो है Postgres। Postgres नंबर 1 हो गया है स्टैक ओवरफ्लो में, हर जगह हर सर्वे में फोड़ दिया है। हर वाइब कोडिंग टूल, हर डेटाबेस, सब कुछ अब रिप्लेस हो रहा है Postgres से। क्यों? मैं आपको 3 रीजन अभी जल्दी बताता हूं। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे, स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी है। अगर आपने कमेंट करा कि भैया Postgres पे गीक आउट मारो, पूरी कहानी समझाओ, तो बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर। लेकिन Postgres जल्दी बताता हूं, 3 चीजें जो उसने करी है वो ये है कि उसने बोला सर्च हमारे यहां करो, वेक्टर हमारे यहां करो, और एसक्यूएल हमारे यहां करो, और तीनों करने के लिए हम तुम्हें एनफ माल दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज जो बहुत दिन से चल रही थी वो है जेसॉन। जो जेसॉन डेटा बाकी जगह आप जाते थे MongoDB वगैरह में स्टोर करने के लिए, वो कहता है जेसॉन भी हमारे यहां करो। अरे हम हैं ना। तो एक ही टूल, जब एक ही डेटाबेस जब आपको 4 तरह के अलग अलग डेटा टाइप्स को मैनेज करने की शक्ति देता है, तो उस शक्ति से शक्तिमान बनता है। तो Postgres शक्तिमान बन गया है। प्लीज चेकआउट कर लेना। अगर इस पूरे लिस्ट में से कोई एक टूल आपको जरूर जरूर चेकआउट करना है तो Postgres करना है। मैंने कहा था कि मैं बताऊं कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या है और प्रेशर के लिए क्या है। तो देखो, Zod, Pydantic, फास्ट एपीआई और Postgres फ्रेशर्स को कर लेने चाहिए आज के टाइम पे। एटलीस्ट छोटा सा ही सही एक इंप्लीमेंटेशन कर लेना चाहिए। बाकी जो ड्यूरेबल फंक्शंस की बात हो रही है, जो टेम्पोरल की बात हो रही है, वो फ्रेशर के लिए, या क्लाउडफ्लेयर वर्कर की बात हो रही है, वो फ्रेशर को जरूरत नहीं है। बैकएंड उतना ज्यादा अभी फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप एक सीनियर वर्किंग डेवलपर हो इन दिस इंडस्ट्री, तो आपको ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टेम्पोरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Postgres के साथ। तो आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो टेम्पोरल और Postgres जरूर से कर लेना। अब आते हैं अगले कैटेगरी में और उसके अवार्ड दिए जाते हैं। अगला कैटेगरी है प्रोडक्टिविटी टूल्स का। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बहुत मतलब बदल गया है आज के टाइम पे। ज्यादा कोड लिखना प्रोडक्टिविटी नहीं है, ज्यादा अच्छा सोच पाना, सही से सोच पाना चीजों को, वो प्रोडक्टिविटी हो गई। और मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी के लिए एक टूल जो बहुत जरूरी हो गई आज के टाइम पे वो है TLDraw। अब बोले TLDraw एक कैसा घटिया बात। TLDraw, Excalidraw बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप विजुअली सोच पा रहे हो चीजों को कि ऐसा UI होना चाहिए, ऐसा सिस्टम इंजीनियरिंग होना चाहिए, और उस स्क्रीनशॉट को लेकर आप ChatGPT को देकर उसके साथ बात कर पाते हो, ओहो माशाअल्लाह, ट्राई करके देखो कितना अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पाता है। देखो, आपका काम एज अ डेवलपर अब बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जा रहा है। तो आपकी डेवलपर प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स कैसे मैं सोचूं, कैसे उसके ऊपर डिस्कस कर सकूं। तो दूसरा टूल जो मैंने पहले कह दिया है वो है ChatGPT। आज के टाइम पे भी ChatGPT रीजनिंग के लिए एक माशाअल्लाह टूल है। तो मैं तो ChatGPT को एज माई PM पार्टनर, एज माई टेक्निकल पार्टनर, एज माई थॉट पार्टनर बहुत यूज करता हूं कि भाई ऐसा कुछ सोच रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके बारे में बातें करते हैं, इसके से टिकट्स लिखवाते हैं, टिकट्स के बाद वो डेवलपमेंट मुझे करना है या मेरे को किसी कोडिंग एजेंट को देना है, वो काम फिर भी आसान है। लेकिन ये दो टूल TLDraw, Excalidraw, जो आपको मन करे मैं TLDraw यूज करने लगा हूं अब, और दूसरा ChatGPT, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक और टूल मार्केट में नया आया है जिसको जीरा किलर कह रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा की तरह, ये भी लीनियर नाम है इसका। लीनियर जो है, पहली बार लोग कह रहे हैं कि देखो, अभी तक जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बने थे वो डेवलपर को कैसे नचाया जाए, कैसे परेशान किया जाए, उसके लिए बने थे। लीनियर इज द फर्स्ट डेवलपर प्रोडक्टिविटी टूल जहां पे डेवलपर को सेंटर पे रखा गया है। सब कुछ कीबोर्ड से होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, ज्यादा कचरा
खड़ा नहीं होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, जहां पे कहा जा रहा है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर की अब क्या जरूरत है। जितने देर में प्रोजेक्ट मैनेजर सोचेगा, जितने देर में पीएम सोचेगा, जितने देर में चीजें बनकर आएंगी, टिकट्स बनेंगे, अजाइल होगा, फलाना होगा, रेट्रो होगा, ढिमकाना होगा, उतने देर में तो भैया इंजीनियर ही सोचकर चीज बना चुका होगा। तो उनको वो टूल दो जिससे वो फास्ट बना सके चीजें, इसलिए लीनियर आया है गेम में। अब जब फास्ट बनाने की बात कर ही रहे हैं तो अगला कैंडिडेट भी एक और आ गया है, उसका नाम है वाइब कोडिंग टूल। देखो वाइब कोडिंग टूल्स जो है, रेप्लिट हो या फिर आपका लवेबल हो या फिर आपका जेमिनाई कैनवस हो या V0 हो, कतई घटिया टूल है, ठीक है। कोडिंग फोडिंग ना होवे हैं इनसे, ना इनको समझ में आता है कोड कैसे लिखते हैं। एक चीज लिखोगे दूसरा चीज डिलीट कर देंगे, एक चीज बोलोगे करने उसको करने जाएंगे, दूसरा कोई चीज खराब कर देंगे। एकदम मतलब क्या बोले, बहुत ही खराब टूल है, पर फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टूल है। क्यों बताता हूं आपको? इसलिए बहुत अच्छा टूल है क्योंकि जब आप सोच रहे होते हो तो आपको फास्ट आइडियाज आ रहे हैं कि यार ये यहां रखेंगे तो कैसा लगेगा, ये ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, क्या ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं। आपको किसी को दिखाना है कि देखो इस तरह से मैं सोच रहा हूं, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं वो कैसा दिखेगा। प्रोटोटाइप बनाना जो पहले फिग्मा पे बहुत सारा हो रहा था कि फिग्मा पे जाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलते हैं कि यार उससे अच्छा मैं 1 घंटा बैठ के प्रोटोटाइप बना लेता हूं, उसको बनाने में मेरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो ज्यादा हो जाता है, वो मेरी समझ ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनके लिए ये टूल्स इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं, आज के टाइम में प्रोडक्ट मैनेजर्स भी यूज कर रहे हैं, सीईओज भी यूज कर रहे हैं, और जो सिंगल बिजनेसमैन हैं वो लोग भी यूज कर रहे हैं। सिंगल मतलब अकेले जो बिजनेस चला रहे हैं, नॉट कि उनकी शादी नहीं हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, है कि नहीं। तो सब लोग यूज कर रहे हैं, तो आप भी एज एन इंजीनियर को ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या लिमिटेशंस है इन टूल की। कोई काम का सॉफ्टवेयर इससे नहीं निकल रहा है, किसी का नहीं निकल रहा है, 1% भी शायद सक्सेस रेट नहीं है, बट फर्क की पैंदा अपना काम तो हो रहा है। तो ऐसा है कि एडिटर साहब कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो मत करिए, 2 पार्ट में करिए। दूसरे पार्ट में मैं ये बात करना चाहूंगा कि जब हमने कोड जेन की इतनी बातें करी हैं, तो कोड जेन में यानी कि कौन से वो टूल्स हैं, वो कोडिंग हार्नेस है, वो कोपायलट है, वो कौन सा टूल है जो एज एन इंजीनियर, ध्यान से, एज एन इंजीनियर जिसको डेवलपमेंट आती है, प्रोग्रामिंग आती है, आपको यूज करना चाहिए, यूज कर सकते हो। किसको कैसे यूज करना चाहिए, किसको कहां यूज करना चाहिए, कौन महंगा है, कौन सस्ता है, ये सब कुछ डिटेल्ड वीडियो में आएगा। अगर आपने प्यारा सा कमेंट डाला, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अगर मेरी एनर्जी आपको बहुत मजेदार लगी है इस वीडियो में, क्योंकि मैं ये सब बताना चाहता हूं यार, बहुत सारा काम किया इसके ऊपर, तो आप बताना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2026 में कौन से कोड जेन टूल्स आपको यूज करने चाहिए, कौन से मॉडल्स आपको यूज करने चाहिए, एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। बाय।